हेलो गाइस, मैं राघवेंद्र सिंह आरएसवी मैथमेटिक्स क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम कक्षा 10 के गणित के अनसॉल्व्ड पेपर की सीरीज चला रहे हैं। मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि सभी स्टूडेंट्स जो कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं और हमारी वीडियो को देख रहे हैं उन्हें पूरा लाभ मिल रहा होगा। देखिए बच्चों, अभी तक हम सेट 2020 के सारे सेट हल करके अपलोड कर चुके हैं। आप लोग अगर इन वीडियो को देखना चाहते हैं तो उन वीडियो के जो लिंक्स हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप वहाँ से डायरेक्ट जिस पेपर का सोल्यूशन देखना चाहते हैं उसी लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज मैं 2021 के जो सेट 2021 में वैसे परीक्षा तो नहीं हुई थी बच्चों, इम्प्रूवमेंट परीक्षा हुई थी। यानी जिन बच्चों को ऐसा लगा कि मुझे स्कूल वालों ने कम अंक दिए हैं तो उन्हें परीक्षा देने का सरकार ने अवसर दिया था। तो उन बच्चों के लिए जो सेट तैयार किए गए थे वो 2 सेट थे। ठीक है, 2021 में 2 पेपर तैयार किए गए थे गणित के, वो हम आपको अभी सॉल्यूशन अपलोड कर देंगे जिससे कि आप सभी बच्चे बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं और आगे आने वाली परीक्षा के लिए बेहतर तैयार कर सकते हैं खुद को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट है 2021 का, सेट नंबर है HJ। पहला सेट हल कर रहे हैं 2021 का। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का है ना। सवाल कह रहा है कि यदि समीकरण के मूल समान है तो C का मान होगा। देखिए बहुत फेमस सवाल है ये, कि इस तरीके का एक सवाल 1 नंबर में या 2 नंबर में आपको जरूर ही देखने को मिलेगा। प्लस के 12x प्लस C बराबर 0, इस तरह से समीकरण दिया जाता है। देगा समीकरण, देखिए यह समीकरण के मूल कैसे हैं कि मूल समान है। मूल समान है तो क्या होता है बच्चों, D बराबर होता है 0। D बराबर 0 का मतलब हो गया है B स्क्वायर माइनस 4AC बराबर 0। तो बी ए बी सी है जो दिए गए हैं वो कहाँ से निकालेंगे, वो लोग हम ऐसे निकालेंगे, AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C से तुलना करने पर, है ना, बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे। देखिए यहाँ पे A बराबर 3 आ जाएगा, B बराबर 12 आ जाएगा और C बराबर C ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, C बराबर C है तो स्टार्ट कर देते हैं। B स्क्वायर का मतलब हो गया है 12 का होल स्क्वायर माइनस के 4 इंटू A इंटू C बराबर 0। तो ये क्या हो गया, देखिए 12C बराबर 144 या 12 गुणे 12, 12 से 12 कट गया तो C बराबर कितना आ गया, 12। इस तरह क्वेश्चन नंबर पहले का ऑप्शन नंबर 3 सही है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है 3। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले के खा की, है ना। फर्स्ट का खा कह रहा है कि त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर, AC बराबर 13 सेंटीमीटर तो कोण B का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक ट्रायंगल कुछ दिया गया है ऐसे, मुझे नहीं पता है कैसा है, फिलहाल दे रखा है। तो AB बराबर दिया गया है 5, इसलिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे ABC, ये 5, ये 12 दी गई है और ये AC बराबर दिया गया 13। कह रहा है कि कोण B का मान ज्ञात कीजिए। कोण B का मान बच्चों मैंने ये आपको पहले भी बताया है, 3 ट्रिपलेट्स बताए हैं आपको, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, है ना। ये जो 3 ट्रिपलेट्स हैं इनसे संबंधित एक ना एक क्वेश्चन जरूर बन जाता है। यानी कि क्या मतलब है आपको, ये तीनों पाइथागोरियन त्रिक हैं। अगर किसी भी त्रिभुज की ये भुजाएं 3 4 5 हो गई, समझिए वो समकोण त्रिभुज है। 5 12 13 हो गई, समझिए वो समकोण त्रिभुज है। ठीक है, 7 24 25 हो गई, समझिए वो समकोण त्रिभुज है। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 8 10 ये हो जाए, मतलब इसी से ये वाला बन गया है। अगर ये भुजाएं हो जाएं समझिए समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज है तो एक कोण समकोण होगा, कौन सा कोण समकोण होगा ये मैं कैसे डिसाइड करूंगा। देखिए समकोण त्रिभुज में जो होती है कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है ना, ये AC, मतलब ये A है तो ये C है, ये B है। तो AC के देखिए जब सबसे बड़ी भुजा अगर कर्ण होती है तो कर्ण के सामने वाला कोण ही सबसे बड़ा होना चाहिए। तो एक कर्ण के सामने वाला कोण ही 90 डिग्री होता है। तो AC ये है तो ये कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। तो कोण B का मान कितना हो गया बच्चों, कोण B बराबर हो गया 90 डिग्री। कैसे हो गया, बाई पाइथागोरस प्रमेय सॉरी। ठीक है बच्चों, इस तरह क्वेश्चन नंबर पहले का खास सॉल्व होता है। इसका आंसर कितना भी है, इसका भी ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बात करते हैं पहले के गा की।
पहले के गांव में कहा गया है कि साइन 2a बराबर दिया गया है। देखिए साइन 2a बराबर दिया गया है 2 साइन a। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति का है, सिंपल क्वेश्चन। इसके बराबर ये है तो a का मान पूछा गया है ना, तो a का मान बताइए। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन, इसको फार्मूले से तोड़ देना है। 2 साइन a इंटू कॉस ए बराबर हो जाएगा 2 साइन ए। कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा 2 साइन ए, ये वाला 2 साइन ए इधर बटे में आ जाएगा, है ना, पूरा कट के क्या हो गया 2 साइन ए एंड 2 साइन ए। तो कॉस ए बराबर हो गया है कॉस 0 डिग्री, क्योंकि ये जो एक मान होता है इसको कॉस 0 का मान होता है टेबल से, तो एक कॉस से कॉस कट गया तो ए बराबर कितना आ गया 0 डिग्री। बस कॉस ए बराबर 0 डिग्री। बस इसका ऑप्शन नंबर दिया गया पहला, करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहले के गा तक लग गए हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर घा की। देखिए घा में कहा गया है कि 2 से 12 तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य, 2 से बड़ी, ठीक है, तो 3, 5, 7, 9, 11 और 12 तक की बात की है। 2 यहाँ आने वाला है, 12 यहाँ आने वाला है, तो बीच में यही सभी संख्याएं कैसी हैं, विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो समांतर माध्य सीधा सा होता है बच्चों, इनको जोड़ लीजिए और उतने का ही भाग दे दीजिए। अगर यह तो सिंपल तरीका ये है कि आप अगर देखिए यहाँ पे समांतर माध्य बराबर क्या होता है, मैं सूत्र लिख देता हूँ। समांतर माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, है ना। वो सूत्र इसलिए लिख दिया है क्योंकि एक बार मैंने बिना सूत्र लिखे ही सवाल लगा दिया था, तो बच्चों ने कमेंट कर दिए थे, तो मैंने इस बार सूत्र लिख दिया है। 3 + 5 + 7 + 9 + 11 बटे 5 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ लीजिए आप, 11 9 20, 20 10 30 5 35, 35 बटे 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 आंसर। करेक्ट इज करेक्ट। देखिए एक तो ये हो गया। दूसरी बात, बहुविकल्पी सवाल है, आपको इस तरह लगाने की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पे ऐसे अगर यहाँ पे गैप बिल्कुल समान चल रहा है तो बीच वाला ही पद होता है समांतर माध्य। ठीक है, अगर पदों की संख्या समान है तो बीच वाले ही 2 पदों को जोड़ लीजिए और उसका आधा कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इंडिया की। घा के बाद इंडिया में कहा गया है कि सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग होते हैं। ये देखिए ऑप्शन से ही सवाल लगेगा, उसमें ये कहा गया सभी वर्ग होते हैं। कैसे? नंबर 1, विकल्प नंबर 1 में कहा गया है समान होते हैं, समान। नंबर 2 में कहा गया है सर्वांग सम। अब बच्चों देखिए इसमें ये पूछा गया, ऐसे समझिए, आपको ये जानकारी लेने की कोशिश की गई है आपसे कि क्या आप समान, सर्वांग सम और अन्य के बारे में जानकारी रखते हैं। ए और मतलब पहला दूसरा दोनों, है ना। ये कह रहा है पहला तथा दूसरा दोनों। और चौथे ऑप्शन में कहा गया है नन ऑफ दीज, यानी कि कोई नहीं, ना इनमें से कोई सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए समान का मतलब क्या होता है, समान तो ये भी है, ये वर्ग है ना, और ये भी वर्ग है, मतलब थोड़ा इससे बड़ा है ना, ऐसे। ये दोनों कैसे हैं, समान हैं। समान का मतलब क्या है, एक जैसे दिखने वाले। छोटे बड़े हैं कोई दिक्कत नहीं, एक जैसे दिखने वाले होते हैं समान। ठीक है, और सर्वांग सम से क्या मतलब होता है कि सर्वांग सम का मतलब होता है संगत कोण व संगत भुजाएं बिल्कुल बराबर हों। तो देखिए ये तो दोनों हो गए ऐसे, लगभग ये इसके समान है। मतलब समान का मतलब सर्वांग सम अगर मैं मानने की कोशिश करूंगा तो आप ऐसे समझिए कि जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है। तो ये वाला सर्वांग सम माना जाएगा कब, कि जब ये संगत भुजा इसके बराबर हो, ये संगत भुजा इसके बराबर हो, ये वाली संगत भुजा इसके बराबर हो और ये वाली संगत भुजा इसके बराबर हो। ठीक है, तो ये दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे। क्या सभी वर्ग समान हैं, एक जैसे दिखते तो हैं। दूसरी बात, समान से तात्पर्य एक जैसा भी होता है कि एक जैसे दिखने वाले और बिल्कुल हूबहू समान हो। हाँ, समान थोड़ा व्यापक शब्द है। सर्वांग सम में क्या है कि संगत कोण संगत भुजाएं बराबर हों। और पहला दूसरा कह रहा है समान और सर्वांग सम दोनों हैं।
देखिए सर्वांग सम तो होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि कोई छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, वो भी वर्ग होते हैं। सभी वर्ग समान होते हैं, एक जैसे दिखने में तो होते हैं, लेकिन अगर मैं कोई वर्ग ऐसा बना दूं, ऐसा, है ना, तो अब ये इसके जैसा दिखने में तो नहीं लग रहा है, थोड़ा घुमा दिया गया है, समझ रहे हैं। सर्वांगसम नहीं होता है बच्चों। मैं समझता हूँ इस ऑप्शन का जो इसका जो उत्तर है वो समान होना चाहिए, क्योंकि एक जैसी दिखने वाली चीजें बिल्कुल समान होती हैं। जैसे बस, बस जो है वो समान में तो बच्चों देखिए थोड़ी व्यापक चीजें फिट हैं इसमें कि समान, पता नहीं इस सवाल का आंसर बोर्ड ने क्या माना है, क्योंकि इसकी आंसर वाला तो दी नहीं है इसमें। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसमें देखिए दो ही ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। नंबर एक तो समान होगा, हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है, समान हो सकता है, यानी पहला और चौथे में कन्फ्यूजन है। फिलहाल दूसरा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सर्वांग सम नहीं है तो तीसरा भी नहीं है, या तो ये होगा या ये होगा। अब वो डिपेंड करेगा कि बोर्ड ने किसको सही माना है, पहले वाले को या चौथे वाले को, ठीक है। समान तो होते ही हैं, एक जैसी दिखने वाली चीज़ें समान बोली जाती हैं। एक जैसी दिखें, छोटी बड़ी हों तो वो सर्वांग सम नहीं है, लेकिन समान तो होती हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में इसका ऑप्शन एक भी ठीक है, और अगर एक ठीक नहीं माना है तो नॉन ऑफ दी जाएगा, ठीक है। वैसे जहाँ तक बच्चों मेरा सवाल है, मेरा व्यक्तिगत सवाल समान के साथ जाएगा। सभी वर्ग एक दिखने में समान होते हैं, क्योंकि वर्ग हैं तो समान ही होने वाले हैं, ठीक है बच्चों। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले के चा की। पहले का चा जो कह रहा है उसमें कहा गया है कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का निर्देशांक है। मतलब एक्स अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है जो इन दो बिंदुओं से समान दूरी पर है। तो बच्चों देखिए क्या करना है आपको ऐसी सिचुएशन में। एक तो तरीका है कि आप उसे सॉल्व करें, एक दूसरा तरीका है बाई ऑप्शन 2, -5, है ना, 2, -5 और एक्स अक्ष पर कह रहा है, तो एक्स अक्ष पर अगर कहीं बिंदु है, इसका मतलब y बराबर 0 होना चाहिए, y बराबर 0 होना चाहिए। तो पहला दूसरा में से कोई आंसर होगा। पहला देखिए एक्स अक्ष पर क्या होता है, एक्स अक्ष पर होता है y बराबर 0, है ना, एक्स अक्ष पर y बराबर होता है 0। y बराबर 0 का मतलब है कि यहाँ पे a, 0 ऐसा कोई भी बिंदु हो सकता है, यहाँ पर अंक हो, यहाँ पर 0 होना चाहिए। इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे इनमें +7 और -7 दिए गए हैं। अब बात करने वाले हैं हम लोग कि दो ऑप्शन बचे हैं, बस उन्हीं को चेक करेंगे, ठीक है। कौन से दो ऑप्शन बचे हैं, दूसरा बचा है। दूसरे का मतलब है -7, 0 के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, 9 ने 81 + 5 25 बराबर होनी चाहिए किनके साथ, -9, 2, 9 व 7, 0 के बीच की दूरी, ठीक है। कितनी होने वाली है इसे चेक कर लेंगे हम लोग। 9 ने 81 और +81, ये वाला ऑप्शन नहीं है करेक्ट, ठीक है, क्योंकि इसमें 81 आ गया, इसमें 81 25 आया। इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो मेरा अपना बचा हुआ लास्ट ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट है, क्योंकि 0, सॉरी ये तो मैंने -7 से चेक किया, गलत हो गया। यहाँ पे -7 वाला चेक कर दिया, यहाँ पे प्लस वाला चेक कर दिया। तो ये क्या आने वाला है, 9, ये 5 बचेगा, फिर 5 25, यही आंसर करेक्ट है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे मैंने माइनस वाला ले लिया था, यहाँ पे प्लस वाला ले लिया था। जैसे ही माइनस वाला लेते हैं तो देखिए ये 81 25, इसका मतलब यही ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3 है या सेकंड है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सेकंड आंसर -7, 0 इज करेक्ट, ठीक है बच्चों। ये लगाने का अपना दूसरा मेथड था बाई ऑप्शनल मेथड, क्योंकि
इसको बोलते हैं हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है बच्चों, तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड से किया गया था, क्योंकि मुझे 2 ही ऑप्शन चेक करने थे, इसलिए इसको ठीक से कर दिया गया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 के काम में दिया गया है x - 1/x बराबर 0। ठीक है, को हल कीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ऐसा क्या है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, x² - 1/x बराबर 0। ये क्या हो जाएगा, x² - 1 बराबर 0। यहाँ से होने वाला है x² बराबर 1, या x बराबर मैं लिख सकता हूँ ±1। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के खा की। 2 के खा में कहा गया है tan 26 डिग्री बटे cot 64 डिग्री का मान कितना होगा बच्चों। एक उत्तर आने वाला है। ऐसे सवाल अपने त्रिकोणमिति में लगाए होंगे बहुत अच्छी तरह। इसको लिखा जा सकता है tan 90 - 64 डिग्री, है ना। ये लिखा 26 ही है, जो यहाँ 26 लिखा था वही यहाँ लिखा था, बस 90 में से घटा के लिख दिया उसको। नीचे क्या हो जाएगा, cot 64 डिग्री, है ना। आप नीचे वाले को भी लिख सकते थे 90 - 26, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्या होने वाला है बच्चों, ये देखिए tan 90 - थीटा होता है cot थीटा। cot थीटा का मतलब हो गया cot 64 डिग्री, है ना। जैसे ही cot 64 डिग्री हुआ तो नीचे वाला भी cot 64 डिग्री हो गया। ये कट के बन गया 1। ठीक है, ये आंसर इसका करेक्ट बना गया है। बात करते हैं 2 के गा की। 2 का गा कहने वाला है कि 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। वेरी इजी क्वेश्चन बच्चों। यहाँ पे भुजाओं का अनुपात दिया गया है। भुजाओं का अनुपात है ना 4:9। ये आपको कंफ्यूज करने वाला है सवाल, क्योंकि आप इसका वर्गमूल भी ले सकते हैं। दोनों संख्याओं के वर्गमूल लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है बच्चों, क्षेत्रफलों का अनुपात होता है भुजाओं के वर्गों का अनुपात। ठीक है, तो इसका मतलब है 4 चौको 16 और 9 81। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या आप लगा सकते हैं ऐसे करके कि इसको मान लेते हैं किसी त्रिभुज की भुजा ए बी, इसको मान लेते हैं PQ। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ये, और 16/81 इसका आंसर आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना है आपको। भुजाएं दी गई हैं तो आपको वर्ग कर देना है। क्षेत्रफलों मतलब त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालने के लिए उनका वर्ग कर देना। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है तो वर्गमूल निकाल देना है। ठीक है, तो आपको समरूप त्रिभुजों की भुजाओं में अनुपात पता चल जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के घा की, जिसमें दिया गया है, क्या दिया है कि 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है। ठीक है, और पूछा क्या है, भारों का योग पर पूछा गया। वेरी इजी क्वेश्चन। योग में कुछ नहीं है, बस गुणा कर देना है इसका। तो व्यक्तियों के भार का योग करना है। ठीक है, योग कितना हो जाएगा, व्यक्तियों के भार का योग। भारों का योग क्या है, देखिए बच्चों, समांतर माध्य में जब 10 का भाग दिया जाता है तो बराबर बराबर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या करना है, 45.6 इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये दशमलव हट जाएगा, इसका मतलब हो गया 456 kg, है ना। ये हो गया इसका भार 456 kg। बस इससे मैं क्वेश्चन नंबर 2 का घातक सॉल्व होते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए बच्चों, 3 के काम में कहा गया है कि x² - 7x + 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योग पूछा गया है। तो हमने क्या किया बच्चों, इसमें लिखा माना कि समीकरण के मूल, सभी नहीं, यहाँ पे समीकरण के मूल अल्फा बीटा हैं। तो मूलों का योग क्या होगा,
तो मैं निकाल लेता हूँ मूलों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर होने वाला क्या है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, है ना। ये तो माइनस 7/1 मतलब प्लस का 7 आ गया। उसके बाद मूलों का गुणनफल निकालना है। मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा क्या होने वाला है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होने वाला है, 12/1 मतलब 12। ठीक, चलिए अब बात करते हैं इसके मूलों के व्युत्क्रमों का योग। तो मूलों के जो व्युत्क्रम है वो क्या है, मूलों के व्युत्क्रमों का योग क्या होने वाला है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसको अगर हल करेंगे तो क्या आने वाला है मेरे पास, चलिए मूलों के व्युत्क्रमों का योग यही हो गया। इसको हल करेंगे एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा, ये क्या हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, या मैं इसको अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा बीटा भी लिख सकता हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बच्चों, 7, और अल्फा बीटा का मान कितना है, 12। बस यही हो गया मेरा आंसर। ये हो गया तीसरे के का को लगाने का बिल्कुल तरीका। अगर आप ऐसा सवाल लगा देते हैं कोई भी नंबर नहीं कटेगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के खा का। इसमें कहा गया है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास दिया गया है, सॉरी ये नहीं है, दूसरे का खा है। अभाज्य गुणनखंड विधि 96 और 404 का मासा ज्ञात कीजिए। 96 के गुणनखंड कर लीजिए। चलिए 2 48 2 24 2 12 6 2 3 3 1, है ना। 404 का गुणनखंड कर लेते हैं, 202 101 1, ठीक है। तो 96 को कैसे लिखा जाएगा, 96 को लिखा जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 गुणे 2 इंटू 3, और 404 को लिखा जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 101। अब देखिए मासा का क्या तरीका होता है कि जो गुणनखंड दोनों में है वही मासा हो जाएंगे, ठीक है। ये वाले और कुछ मैच नहीं कर रहे हैं, तो मासा मेरा कितना हो जाएगा, ओनली 4, ठीक है। ये हो गया तीसरे के खा का आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे के गा की। देखिए तीसरे के गा में दिया गया है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास। शंकु के आधार का व्यास कितना दिया गया है, 21 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 10.5 सेंटीमीटर। और तिर्यक ऊंचाई भी दी गई है बच्चों। तिर्यक ऊंचाई देखिए ये हो जाएगी r और ये हो जाएगी l। तिर्यक ऊंचाई l बराबर दिया गया है 13.5 सेंटीमीटर। अब मेरे से क्या पूछा गया, संपूर्ण पृष्ठ पूछा गया है। तो देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला अगर आपको याद है तो आप आराम से इस सवाल को लगा सकते हैं। इसमें और कुछ नहीं है, बस सब सूत्र का ही काम है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई r और l प्लस r सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो अभी यहाँ पे सेंटीमीटर जरूरी नहीं है, वो तो निर्धारित करेगा मीटर में है या सेंटीमीटर में है। तो पाई का मान है 22/7 इंटू r का मान हो गया है 10.5 इंटू ये क्या हो गया 10 प्लस r का मतलब है 13.5 प्लस 10.5 और सेंटीमीटर ही है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर में आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करना है बच्चों, ये कट गया नीचे 0 आ गया, ठीक है।
तो 7 दाई 70 और 15 सत्ते 105, ठीक है। और 5 तियो 15, 5 दूनी 10, क्या बचा अभी 2 11, तो 11 इंटू 3 इंटू ये कितने हो गए 10 13 24 हो गए, ठीक है। जोड़ लीजिए आप, 13 10 23 और 1 24 हो गए, ठीक है। तो 11 3 33 इंटू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, और गुणा कर लीजिए क्या आने वाला है, यहीं पे लिख दे रहा हूँ 24 तिहाई 72, 24 तिहाई 72 और 792 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया है, ठीक है बच्चों। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे के घा की। क्वेश्चन नंबर 3 का घा दिया है, इसमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं। पी एस बटे एस क्यू, पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर, है ना। और एक ट्रायंगल दिया गया यहीं पे ऐसे कुछ इस तरह, ऐसे ऐसे कोण पी एस टी, देखिए ये है पी क्यू आर और ये है एस, ये है टी। तो पी एस टी बराबर दिया, एक चीज और दी गई है तथा, ये भी सवाल में दिया गया है कोण पी एस टी बराबर है कोण पी आर क्यू, मतलब ये कोण इसके बराबर है। और पी टी बटे टी आर भी है ना। बहुत ईजी है। तो त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, वो ये कह रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई समस्या नहीं है। चलिए इसमें सवाल सॉल्व करते हैं कि ये कोण इसके बराबर है, और देखिए इस जैसे ही ये कंडीशन दी गई है, तो पहले तो मुझे सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि पी क्यू आर समद्विबाहु त्रिभुज है। पी क्यू आर समद्विबाहु त्रिभुज है। तो उपपत्ति में स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। उपपत्ति में मेरे को क्या दिया गया सवाल में, पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर। जैसे ही ये कंडीशन दी गई, इसका मतलब क्या हो गया, इसलिए एस टी समांतर हो जाएगा क्यू आर, है ना। जैसे ही ये हुआ तब क्या होने वाला है, अगर ये समांतर हो गई, इसका मतलब कोण पी एस टी बराबर होने वाला है कोण पी क्यू आर, ठीक है। तथा कोण पी टी एस बराबर होने वाला है कोण पी आर क्यू। इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये चीजें जैसे ही ये समांतर हुई, मतलब ये कोण इसके बराबर हो गया, ये कोण इसके बराबर हो गया। अब आप समझिए कि यदि किसी त्रिभुज में जब ये तो समांतर है, तो कोण ही बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब ये भुजा इसके बराबर है, यानी ये वाली भुजाएं बराबर हैं, तो ये वाली भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ऊपर वाले में ही अब देखिए, यहां से थोड़ा स्टार्ट करते हैं। ये तो मेरे को पता चल गया कोण पी एस टी बराबर क्या है, पी क्यू आर, ये कोण और ये कोण। अगर देखिए ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, इसका मतलब ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होने वाले हैं, ठीक है। अब मेरे को ये वाला सवाल में ही दिया गया है कि कोण पी एस टी बराबर है पी आर क्यू।
ये समीकरण, इसको मैं यहीं पे मान लेता हूँ 1, इसको मान लेता हूँ 2। तो समीकरण 1/2 से क्या हो गया कि पी एस टी बराबर पी आर क्यू भी है और पी क्यू आर भी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, पी आर क्यू बराबर पी क्यू आर, इनके आगे कोण लगा दिया। ठीक है, जैसे ही ये बराबर हुआ, अब इनके अगर ये दोनों कोण बराबर हैं किसी त्रिभुज के, तो इनके सम्मुख भुजाएं भी कैसी होने वाली हैं, बराबर होने वाली हैं। ठीक है, त्रिभुज में। तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, पी आर क्यू के सामने वाली भुजा है पी क्यू, बराबर हो जाएगी पी आर के। ठीक है, अगर पी क्यू बराबर पी आर है तो इसका मतलब क्या हो गया, अतः त्रिभुज पी क्यू आर एक कैसा है, समद्विबाहु। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 का घ भी सोल्व होता है। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ पे थोड़ा नीचे दिखाई नहीं दिया है पूरा, तो चलिए मैं सीधा कर देता हूँ, आपको पूरा दिखाई दे जाए और आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये ओके गाइज, पूरा दिखाई देगा, आप निश्चिंत रहें। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 के का में दिया गया है कि कॉस ए बराबर √3/2, तो साइन 2a का मान पूछा गया है। साइन 2a बराबर हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये तो हो गया, मेरे को कॉस ए का तो मान पता है, तो 2 कॉस ए हो जाएगा। लेकिन अब साइन ए का कैसे निकालूं, देखिए साइन स्क्वायर ए हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है, प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। यहाँ से कॉस का मान निकालूंगा मैं, कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। जैसे ही वर्गमूल लेंगे तो इस पर से रूट हट जाएगा, इस पर रूट आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये देखिए, अब मेरे को कॉस का मान पता है ना, तो मैं रख दूंगा 2 इंटू √3/2 इंटू ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस √3/2 का होल स्क्वायर। तो क्या होने वाला है, 2 गुणे √3/2 गुणे ये हो जाएगा, देखिए 4 माइनस 3/4 अंडर रूट के अंदर, तो 2 गुणे √3/2 गुणे 1/2, क्योंकि 4 में से 3 गया, 1 बचा, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, ये कट गया है। इसका मतलब कितना आंसर आ गया है, √3/2, बस यही आंसर आ गया है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। इसी तरह इस सवाल का सोल्यूशन पेश होते हैं और इसी तरह सवाल सॉल्व होता है। इसका आंसर हो गया है ये, साइन 2a का मान हो गया √3/2। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के खा पर। 4 के खा में दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, हल में लिखेंगे कि माना कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। तो मैं क्या करूँगा, माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P व Q क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक, सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, जैसे ही सहअभाज्य पूर्णांक है तो देखिए, इसलिए तब जब इसे P/Q के रूप में लिखा ही जा सकता है, तो 3√2 बराबर P/Q। दोबारा में हमने क्या किया कि √2 बराबर क्या हो जाएगा, P/3Q, है ना। देखिए, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, यहाँ पे क्या है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक, पूर्णांक बटे पूर्णांक परिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ P/3Q एक परिमेय संख्या है।
ठीक है, परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √2 एक अपरिमेय संख्या है और ये तो परिमेय संख्या है, और दोनों कैसी हैं, बराबर हैं, जो कि बराबर हैं। अतः यह विरोधाभास है। अतः यह विरोधाभास है, इसलिए 3√2 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है तो फिर कैसी संख्या होगी बच्चों, जो कि बराबर है, अतः यह विरोधाभास है, और इसलिए 3√2 परिमेय संख्या नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बस यही सिद्ध हुआ, यही प्रूव्ड हुआ। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 का खा लगता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के गा की। देखिए, इस सवाल में कहा गया है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की प्रत्येक भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, जब प्रत्येक भुजाएं बराबर हैं तो प्रत्येक शीर्षलंब भी बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, किसी एक शीर्षलंब की लंबाई निकालनी है और बाकी तीनों शीर्षलंब उसी लंबाई के होने वाले हैं। तो मैंने ये चित्र बना लिया है, त्रिभुज ABC जिसकी प्रत्येक भुजा 2a और नीचे वाले की भी 2a। यहाँ से हमने क्या किया, एक शीर्षलंब डाला। ठीक है, ये शीर्षलंब है तो इसका मतलब इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री। तो जैसे ही शीर्षलंब क्या करता है, शीर्षलंब समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को आधा आधा कर देता है, यानी कि समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे जब आधा आधा करेगा तो ए इधर हो जाएगा, ए इधर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, त्रिभुज ADB में समकोण त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, देखिए कि AB² बराबर हो जाएगा AD² प्लस BD²। तो AB का मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा 2a² बराबर AD का तो मान ही मुझे निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस BD का मतलब हो जाएगा a² है ना, a का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4a² बराबर AD² प्लस a² इधर आएगा, तो 3a² बराबर AD² है ना। तो यहाँ से AD बराबर कितना आ गया बच्चों, AD बराबर आ जाएगा √3a ये सेंटीमीटर है ना, ये AD बराबर आ गया है। तो बच्चों बस इसी प्रकार से सारे सवाल लग जाएंगे। देखिए ये AD क्या है, एक शीर्षलंब की लंबाई है। अतः मैं क्या करने वाला हूं, अतः AB यानी त्रिभुज ABC के प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई, अतः त्रिभुज ABC के प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई √3a सेंटीमीटर होगी। ठीक है, वहां पे भुजा 2a है, सेंटीमीटर तो इसमें भी नहीं दिया गया, तो यहाँ पे सेंटीमीटर हटा दीजिए। ठीक है, √3a होने वाली है। बस इस तरह सवाल ये वाला भी लगता है, होगी प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई √3/2 तो नहीं है, 3/a होगी। ठीक, √3a होगी, बटे नहीं। ठीक है,
यहाँ पे क्या है देखिए, ये कैसे गया, 4a² में से इधर एक आया तो 1a² कम हो गया, इसका मतलब 3a² बचा। इस तरह सवाल सोल्व हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के घा की। एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। रचना है, चलिए मैं इसमें थोड़ी हिंट दे देता हूँ आपको क्या करना है। एक 8 सेंटीमीटर का सबसे पहले ऐसी एक भुजा खींचनी है पटरी से, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है बच्चों, यहाँ से इसको आधा, ठीक है, क्यों कर रहे हैं आधा आधा करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करना है, एक ऐसा चिन्ह लगाएंगे, ऐसे चाप लगाएंगे, इधर भी और इधर भी, है ना, और एक इधर भी और एक इधर भी, ऐसे चाप काटेंगे। तो यहाँ से क्या करना है, पहले तो यहाँ से पूरी लाइन जब रखेंगे हम लोग यहाँ से, तो यहाँ पे पॉइंट रहेगा ऐसा और एक पॉइंट यहाँ रहेगा, तो बीच में यहाँ से केवल 4 सेंटीमीटर की एक लाइन तुम्हें क्लियर करके खींचनी है, ठीक है। कितनी खींचनी है, या ऐसा करिए आप पूरी इस लाइन को ऐसे मिला दीजिए, ठीक है, बीचों बीच से काट देगा इसको। उसके बाद क्या करना है, इस पॉइंट पर से 4 सेंटीमीटर का इस तरह का चाप लगाएंगे आप, 4 सेंटीमीटर का ऐसा, जहाँ पे ये काटेगी उसको यहाँ मिला दीजिए और उसको यहाँ मिला दीजिए। इस तरह इस समद्विबाहु त्रिभुज की रचना हो जाएगी, ठीक है बच्चों। क्या करना है, सबसे पहले रचना के क्षण बता रहा हूँ। सर्वप्रथम रेखा एक खंड ए बी खींचा जिसकी 8 सेंटीमीटर लंबाई हुई, ठीक है। उसके बाद क्या किया, उसको समद्विभाजित करने वाला एक चाप लगाया, यानी कि उसको समद्विभाजित किया। समद्विभाजक कहाँ पे काट रहा है, बिंदु पी पर काट रहा है। बिंदु पी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया ऐसे, और जो कि बिंदु क्यू पर काट रहा है ना, या सी पर काट रहा है, मैं लिख देता हूँ सी पर काट रहा है, तो सी से ए को मिलाया, बस सी से बी को मिलाया, जो कि एक अभिष्ट त्रिभुज है। इस तरह से इसकी रचना हो जाएगी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, इससे आगे बढ़ते हैं। और रचना के लिए देखिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको रचनाएं जो पेपर में आने वाली हैं, बस वही रचनाएं पेपर में आएंगी। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। देखिए बच्चों, 5वें सवाल में कहा गया है कि 2 क्रमागत धन पूर्णांक, है ना, तो मैं लिख देता हूं, माना कि 2 क्रमागत धन पूर्णांक कौन कौन से हैं, x, x+1 है। तब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, x² + x+1 का होल स्क्वायर बराबर कितना दिया गया है, 365। तो इनको सॉल्व करने का क्या तरीका है, x² + x² + 2x+1 बराबर 365। ये क्या हो जाएगा, 2x² + 2x प्लस माइनस का हो जाएगा 364 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा x² + x माइनस के 182, है ना। तो यहाँ से देखिए 182 के गुणनखंड कितने कटने वाले हैं, किसमें कौन सी त्रिपदी लगेगी बच्चों। अगर आपको त्रिपदी निकालना नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ। एक सिंपल तरीका होता है, 182 के गुणनखंड काट दीजिए, है ना, ऐसे 9 9 81 और 7 13 और 13, है ना, 7 दूनी 14 और 13। देखिए 14 में से 1 गया तो 13 बचेगा। यहाँ पे घटा के त्रिपदी बनने वाली है, x² + के 14x माइनस के 13x माइनस का 182 बराबर 0। x हो जाएगा तो x + 14 माइनस 13 x + 14 बराबर 0। x + 14 बराबर x माइनस 13 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से क्या करना है, जब बस ये ऋणात्मक संख्या तो लेनी नहीं है क्योंकि उसने साफ कह रखा है मेरे को धन पूर्णांक चाहिए, ठीक है। तो x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 13। जैसे ही x बराबर 13 आया तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो दूसरा पूर्णांक हो जाएगा x + 1 से, x + 1 का मतलब 13 + 1 बराबर 14, है ना। यहाँ से अगर 14 आएगा तो वो माइनस का आएगा, इसलिए उसको नहीं लेंगे। अतः अभीष्ट धन पूर्णांक क्या होने वाले हैं, अभीष्ट धन पूर्णांक होने वाले हैं 13, 14 हैं। इस तरह सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्व होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के खा की।
देखिए इस सवाल में कहा गया है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लाइन खींचने की जरूरत नहीं है। मेरे पास इस तरह के देखिए सूत्र क्या होते हैं, बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। मान लेते हैं वो है बिंदु P है, ठीक है। माना वह बिंदु P है, तब इसके निर्देशांक क्या होने वाले हैं, x2 m1 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2 कामा, वही बात है, m1/2 प्लस y1 m2 पूरे के बटे आने वाला है m1 प्लस m2। बस इसमें मान रखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो x2 का मान है 4 × 2 है ना, प्लस m2 का मान है 3, x का मान है -1, तो 2 + 3 कामा m1 का मान है 2 × y2 का मान है -3 प्लस y1 7 × 3 पूरे के बटे 2 + 3 है ना, 4 दूनी 8 -3/5 और -6 प्लस 21/5, यहाँ से आ गया 5/5 कामा 15/5, यानी कि 1, 3 आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह आंसर सॉल्व होता है, 1, 3 इसका आंसर हो गया करेक्ट। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के गा की, जिसमें कहा गया है 12 सेंटीमीटर व्यास। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर गा की। देखिए बच्चों इस सवाल में कहा गया है कि एक 12 सेंटीमीटर व्यास का गोला, यानी कि गोले का व्यास दिया गया है, गोले का व्यास बराबर 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो गोले का आयतन कितना हो जाएगा, निकाल लेता हूँ साथ साथ, है ना। गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 πr3 ऐसे, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 6 × 6 × 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 72, चौकू 288 पाई, है ना, 288 पाई आ गया इसका आयतन, सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ठीक है। गोले का आयतन आ गया, उसमें और आगे क्या कहा गया है कि जिसमें थोड़ा पानी भरा है, यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है तो बर्तन में पानी की सतह 3 सही 5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। मतलब गोले को डालने के बाद पानी पहले यहाँ तक था, अब वो यहाँ तक हो गया है, तो बढ़ी हुई ऊंचाई दी गई है ना, बढ़ी हुई बेलन की ऊंचाई, बेलन में पानी की ऊंचाई, पानी की ऊंचाई h बराबर दिया गया है 3 सही 5/9, 5/9 सेंटीमीटर, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि गोला जब डाला गया तभी तो पानी ऊपर बढ़ा, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, आप ये थोड़ी दिमाग लगाने की बात थी कि जितना गोले का आयतन था उतना आयतन जैसे ही पानी में गया उसी के कारण पानी का आयतन ऊपर की ओर बढ़ गया, समझ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बेलन का आयतन ही तो बढ़ गया है ऊपर, जब पानी बढ़ गया है उसका मतलब पानी ऊपर बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि उसके आयतन में थोड़ी वृद्धि हो गई, ठीक है। तो वृद्धि कितनी हुई होगी, उतनी ही वृद्धि हुई होगी जितने की गोले का आयतन है, ठीक है। तब जब गोला पूरा डूब जाता है तो गोले का आयतन बराबर होना चाहिए किसके,
बेलन में बड़े हुए पानी का आयतन, बड़े हुए पानी का आयतन, या मैं लिख सकता हूं बेलन का ही आयतन। ठीक है, आयतन कितना हो जाएगा, देखिए ये तो हो गया है मेरे पास 288, ऊपर गुणा करने की जरूरत नहीं थी मेरे को। ठीक है, तो मैं उसको 4 पाई इंटू 2 इंटू 6 लिखा रहने देता हूँ। बेलन में क्या किया जाता है, बेलन की होता है पाई आर स्क्वायर एच, मतलब पाई आर। देखिए बेलन की त्रिज्या इसमें कहीं दी गई है, बेलन की त्रिज्या नहीं दी गई, कोई दिक्कत नहीं, जितनी व्यास इसकी है ना उतनी ही बेलन की होनी चाहिए। इसका मतलब जो गोला है ना, वो गोले की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या लगभग समान होनी चाहिए। इसका मतलब ये हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू ऊंचाई कितनी बढ़ गई, 9 3 27 5 32/9, है ना, इस तरह से। तो यहाँ से क्या होने वाला है, 6 से 6 कट गया, 6 से 6 कट गया, और 8 चौपाई से पाई कट गया। अभी यहाँ पे एच का तो मान दिया नहीं क्या, बेलन ये तो सॉरी उसकी त्रिज्या ही तो पूछी कि बेलनाकार बर्तन का व्यास पूछा गया, गलत बात। यही तो मेरे को आर और आर मान लेना है ना, बस। अब इसको ये कटा नहीं है, ये भी कटा नहीं है बिल्कुल, क्योंकि इसकी त्रिज्या ही तो पूछेगी कितनी है, मैंने मान लिया उसकी आर है। ठीक है, यहीं पे लिख देता हूं, माना बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या आर है। ठीक है, ये हो गया। तो पाई से पाई कट गया, 4 अट्ठे 32, देखिए 4 अट्ठे 32, बस। तो यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुणे 6 इंटू 4 इंटू 9, वर्गमूल लेंगे, देखिए ये तो 6 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। ये आर बराबर आ गया है, आर बराबर कितना आ गया, 6 दूनी बात यहीं 36, तो आर बराबर हो गया है 36 सेंटीमीटर। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे सॉरी, गलत बात, कहाँ गड़बड़ी हो गई है, 4π266 सही है। पाई आर स्क्वायर एच होता है, एच का मान तो ये दिया ही है, 9 3 27 5 32/9। एक गलती बच्चों यहाँ पे ये हो गई है लगता है मुझे, हमने 4 का भाग देना चाहिए था, हमने गुणा कर दिया यहाँ पे, है ना। तो ये जो है इधर मल्टीप्लाई होगा इसका, तो ये बटे में जाने वाले हैं 4, गलत बात, सॉरी। यहाँ पे देखिए ये कैंची का गुणा करेंगे तो 6 के साथ 9 का तो गुणा हो जाएगा, मगर जो 4 हैं वो बटे में पहुँचेंगे। तो 2 3 6, 2 3 6, तो अब ठीक है। तो आर स्क्वायर, आर बराबर क्या आने वाला है, 3 का तो जोड़ा बन रहा है 3, और यहाँ से 9 से ये 3 आ जाएंगे, तो आर बराबर आ गया 9 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा गया है बेलनाकार बर्तन का व्यास, तो बेलनाकार बर्तन का व्यास हो जाएगा 9 गुणे 2, मतलब 18 सेंटीमीटर। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 का घा सोल्व हो गया है। चलिए बात करते हैं 5वें के घा की, जिसमें बहुलक पूछा गया है, एक टेबल दी गई है, तो मैं उस टेबल को पहले बना लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, 5वें के घा में दिया गया है ये टेबल, ठीक है, और हमसे बहुलक पूछा गया है, तो मैं सबसे पहले यहाँ क्या करने वाला हूँ, संचयी बारंबारता निकालूंगा, जिससे कि मुझे ये पता लगे कि बहुलक वाला वर्ग कौन सा है। ठीक है, तो ये तो 7 हो जाएगा, 7 8 15, 2 17, 2 19 और 1 20, यानी कि क्या हो जाएगा, कैपिटल एन बराबर हो जाएगा 20। 20 का मतलब 10, n/2 कितना होने वाला है, 10। 10 जैसे ही n/2 10 आएगा, 10 है कहाँ पर, 10 का मतलब है, देखिए 7 से कम, 15 से कम, 10 का मेरा बहुलक वर्ग जो है वो ये है मेरा बहुलक वर्ग। ठीक है,
तो इसमें से क्या हो जाएगा, ये तो मेरा हो गया F1, ये हो जाएगा F0, ये हो जाएगा F2, ठीक है, और ये मेरा हो जाएगा L1। तो बहुलक का सीधा फार्मूला होता है, पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे जो मान है वो क्या है, यहाँ H बराबर 2 चल रहा है, 1 से 3 पहुँचा है, ठीक है। तो F1 बराबर 8, F0 बराबर 7, F2 बराबर 2, और कुछ बचा है L1 बराबर, और बचा है L बराबर हो जाएगा 3, ठीक है। तो बहुलक का सीधा फार्मूला होता है, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ऐसा होता है। तो L का मतलब ये वाला है 3 प्लस F1 माइनस F0 8 माइनस 7 बटे 2 गुणे 8 माइनस 7 माइनस 2 इंटू 2, ठीक है। इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। 3 प्लस 1 बटे 8 दूनी 16 में से 9 गया 7 इंटू 2, मतलब क्या हो जाएगा 3.7 का 2 में भाग देंगे, 7 दूनी 14 बचे 6, 7 अट्ठे 56, 7 पना 35 और 7 पना 35 और 7 सत्ते 49, बस यही उत्तर आने वाला है 3.2857, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, चलिए उसको भी आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर x मतलब अंतर 2 हो तो ज्ञात की संख्या ज्ञात कीजिए। ये देखिए इसमें क्या क्या गया कि मान, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। माना कि संख्या के अंक x तथा y हैं, ठीक है, और इकाई दाई अभी मैंने लिखा नहीं है। तब संख्या क्या हो जाएगी, चलिए मैं इसको इकाई का अंक मान लेता हूँ, सॉरी इसको दाई का अंक मान लेता हूँ, ठीक है, दाई, और ये हो जाएगा मेरा इकाई अंक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा तब संख्या क्या हो जाएगी 10x प्लस y। तो उलटने पर क्या हो जाएगा, अंक उलटने पर बनी संख्या, प्राप्त संख्या हो जाएगी 10y प्लस x। प्रश्नानुसार इसमें कहा गया है कि 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x बराबर 66, यानी कि 11x प्लस 11y बराबर 66। तो यहाँ से क्या जाएगा x प्लस y बराबर 6, इक्वेशन नंबर 1। तथा अंकों का अंतर सवाल में ही दिया गया है, अंकों का अंतर है x माइनस y बराबर 2, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। चलिए इन दोनों को सॉल्व करके x y का मान निकालते हैं। समीकरण 1 प्लस 2 से, यानी कि दोनों को जोड़ दिया तो ये हो जाएगा 2x बराबर 8, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 4, है ना। y 1 से निकाल लिया, 2 से बात एक ही है। समीकरण 1 से 4 प्लस y बराबर 6, तो y बराबर आ जाएगा 2। अतः संख्या क्या हो जाएगी, संख्या होने वाली है 10 इंटू 4 प्लस 2 मतलब 42। अतः अभीष्ट संख्या कौन सी है, अभीष्ट संख्या है हमारे पास 42, यानी कि 42। ये हो गया है 6 का। बात करते हैं 6 के। खा में फिर से एक लंबी टेबल दी गई है
चलिए उसको लगाते हैं, टेबल बना लेते हैं। ठीक है, उसमें क्या है, समांतर माध्य दिया, सॉरी मध्यिका दी गई है और जबकि कुल बारंबारता 60 दी गई है। चलिए उसको भी सॉल्व करके आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का खा। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि मध्यिका 28.5 है तो x और y के मान ज्ञात किए जबकि कुल बारंबारता 60 है। मतलब इन सभी का योग 60 है। ठीक है, तो एक तो समीकरण यहीं से बन जाएगा मेरा कि टोटल 60 है। 60 का मतलब क्या है, देखिए यहाँ से मुझे क्या निकालना है, n/2। n/2 इससे क्या है, मध्यिका वर्ग मुझे पता चल जाएगा। n/2 का मतलब 30 प्लस, ठीक है 30 से कम। देखिए यहाँ पे क्या है 5, अगला क्या आने वाला है 5 + x। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5 + x + 20, तो ये हो जाएगा 25 + x, है ना। फिर 15 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 40 + x और ये हो जाएगा 40 + x + y, ये हो जाएगा 45 + x + y। यहाँ से देखिए क्या है कि टोटली मेरे पास 60 हैं तो ये 60 ही होने चाहिए, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ बराबर टोटल 60 दिया गया, इसका मतलब ये 45 + x + y बराबर 60 होनी चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x + y बराबर 15। इक्वेशन नंबर 1 पता चल गई मेरे को। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि जैसे ही मैं n/2 निकालता हूँ तो मेरे पास 30 आता है। 30 का मतलब है मध्यिका वर्ग। मध्यिका वर्ग अब कौन सा होने वाला है बच्चों, मध्यिका वर्ग क्या है कि 30 से कम। तो 30 से कम देखिए यहाँ से 25 + x है, या तो ये मध्यिका वर्ग है या ये मध्यिका वर्ग है। अब कौन सा मध्यिका वर्ग है मैं अभी कंफर्म तो नहीं कर पा रहा हूँ कि ये है, तो मेरे को पता नहीं है। चलिए मैं इन दोनों में से ही किसी एक को मान लेते हैं। तो मेरे पास अगर मैं इसे लेता हूँ तो भी कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो मेरे पास देखिए 25 प्लस है, मेरे को 30 चाहिए, पता नहीं x का मान कितना है ना। तो क्या करें अब हम लोग, देखिए x + 15 है, यहाँ से पता चल जाएगा x और इनका मान। तो x + 15 x + y बराबर 15 है, तो इसका मतलब ये तो है कि कहीं ना कहीं 7 मान के चलते हैं x का मान, है ना, अंदाजा। तो जैसे ही ये जोड़ेंगे तो ये 25 7 कितने 32। तो मेरा मध्यिका वर्ग को मैं इसे ही मान लेता हूँ। ठीक है, नहीं आएगा उत्तर तब देखेंगे, फिलहाल ये मेरा मध्यिका वर्ग है। इसका मतलब क्या हो गया, ये तो मेरी बारंबारता हुई, ये मेरी कैपिटल F हो गई। ठीक है, और यहाँ से क्या है, ये मेरा L1 है, ये मेरा L2 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मध्यिका बराबर होता क्या है एक्चुअली, मध्यिका बराबर होता है L1 + L2 - L1 बटे स्मॉल f, और यहाँ होता है n/2 माइनस कैपिटल F। ठीक है, इन दोनों को ही सॉल्व करना होता है। तो L1 का मान कितना हो गया है 20 + 10 बटे f का, ये देखिए यहाँ पे f का मान कितना हो गया है 20। ये n/2 का मतलब हो गया 30 - 5 + x, कुछ इस तरह से ऐसे। ठीक है, ये कितना हो गया 28.5, ये इधर आएगा तो ये बचा सिर्फ 8.5 बराबर 1/2, और ब्रैकेट के अंदर बचा 30 - 5 - x, है ना। ये हो गया कितना, देखिए 8 दूनी 16, ये हो गया 17 बराबर 25, ये बचे हैं माइनस के x ये बचे हैं। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 25 - के 17 बराबर 8, मतलब x बराबर आ गया है 8। ठीक है, पूरा दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, हाँ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ा लेते हैं हम लोग। x बराबर कितना आ गया बच्चों, x बराबर 8 आ गया। अब समीकरण 1 से क्या आने वाला है कि 8 + y बराबर 15, तो y बराबर हो जाएगा 15 - 8, यानी कि y बराबर 7। बस यही दोनों मेरे मान हो गए, बस यही मेरे करेक्ट
आंसर हो गए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। गा में देखिए रचना दी गई है। रचना के लिए मैंने आपसे पहले ही कहा है कि इन वीडियो एक की वीडियो बना देंगे रचना का, उसमें से आपको पूरी रचना वही ज़्यादातर देखिए अब इसी तरह की रचना आ रही है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के घा की, जिसमें दिया गया है, देखिए इसमें कहा गया है समान त्रिज्या एवं अधिकतम क्षेत्रफल वाले दो वृत्ताकार टुकड़े जो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं एक आयताकार कार्डबोर्ड से काटे जाते हैं, जिसकी विमाएं 14 × 7 सेंटीमीटर है। शेष कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ इस तरह का सवाल है। ये एक कार्डबोर्ड है, इसमें से दो गोले उन्होंने काट लिए अधिकतम क्षेत्रफल के। ठीक है, अधिकतम क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया, ऐसे कुछ इस तरह से, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। एक दूसरा वाला है वो कुछ इस तरह से टच करते हुए ही दोनों काटे गए हैं। इसकी ये जो है ये 7 सेंटीमीटर है और ये वाली जो है वो 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ तक। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि दिया है कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड की विमाएं दी गई हैं 14 × 7, 14×7 = 98 सेंटीमीटर है क्या, हाँ सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। तो कार्डबोर्ड का क्या हो गया, लिखना चाहो तो लिख दीजिए, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। तो क्षेत्रफल हो गया है कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल। अब उसने अधिकतम, देखिए समान त्रिज्या के दो गोले काटे जिनका अधिकतम तो तभी हो सकता है जब इधर उधर टच करे, है ना। और दूसरा इसे भी स्पर्श करने की बात उसने लिख ही दी है। तो वृत्त की जो समान वृत्त है ना, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होने वाला है, फिर वृत्त का क्षेत्रफल होने वाला है पाई × 3, पाई का मान रख लेते हैं 22/7 × 3.5, 7 × 35 0.5 हो गया, 22 × 5 100, 10 11 × 3.5, तो 11 × 5 55, 11 × 3 33 और 5 38.5 हो गया। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो एक गोले का यानी एक वृत्त का हुआ है। ठीक है, वृत्ताकार गोले ना, गोले हैं या वृत्ति है, हाँ वृत्ताकार टुकड़े काटे जाते हैं। ठीक है, एक वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। तो मैं क्या करूंगा, तो वृत्ताकार दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल, दोनों वृत्ताकार टुकड़ों का क्षेत्रफल, दोनों वृत्ताकार टुकड़ों का क्षेत्रफल 38 दूनी 76 और 1 77, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 2 × 38.5 और 2 × 5 10, 7 दूनी 16 और 1 17, 3 दूनी 6 और 1 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब जो शेष भाग जो बचा है ना, शेष कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल अब निकाल लेते हैं हम लोग। शेष कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल क्या है, 98 - 77, कितना बचा बच्चों, 21 बचा, है ना। तो 21 सेंटीमीटर स्क्वायर जो बचा है वो इसका क्षेत्रफल बचा हुआ है। ठीक है, इस तरह इस सवाल का सलूशन पूरा होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, जो कि 6 नंबर में आते हैं। और इस तरह के सवाल काफ़ी लगवा भी चुके हैं जो पहले का 7 के काम में दिया गया है। चलिए फिर भी मैं स्टार्ट करता हूँ 7 का आज सॉल्व करवा के ख़त्म करूँगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 के काम में ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, यानी ये समीकरण दिए गए हैं और हमें ये समीकरणों को हल करना है। बच्चों देखिए हल तो ऐसे भी हो जाएंगे, बस तो थोड़ी सुविधा अनुसार ये होती है
कि हम लोग अपनी सुविधा के लिए मैं इनको थोड़ा सरल कर लेता हूँ। माना कि 1/x माइनस 1 बराबर a तथा 1/y माइनस 2 बराबर b। जैसे ही मैंने ये माना तो सवाल क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5a प्लस b बराबर 2, इक्वेशन नंबर 3। और ये हो जाएगा 6a माइनस के 3 b बराबर 1, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, यहाँ से क्या करना है, समीकरण 3 में मैंने क्या किया, समीकरण 3 में 3 से मल्टीप्लाई, समीकरण 3 में 3 से गुणा करने पर जैसे ही गुणा किया ये हो जाएगा 15a प्लस 3b बराबर 6, इक्वेशन नंबर 5 हो गया। ठीक है, ये 3b बराबर कर लिए ना हमने। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 4 व 5 को जोड़ने पर, 4 व 5 को जोड़ने पर जैसे ही जोड़ा 15 6 21, a बराबर 6 और 1 7 हो गए। यहाँ से क्या हुआ, a बराबर हो गया 7/21 मतलब 1/3। ठीक है, अब देखिए a बराबर 1/3 आ गया है। एक्चुअली मेरे को 1/3 नहीं चाहिए, मेरे को तो a का मान ये है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसलिए 1/x माइनस 1 बराबर 1/3, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 3। तो ये क्या होने वाला है, x बराबर हो गया है बच्चों 4। ठीक है, अब देखिए a का मान समीकरण a का रखेंगे अभी हम। ठीक है, और चाहे तो बाई x का भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। x का मान रखेंगे तो समीकरण 1 या 2 में रखेंगे, है ना। अगर आपकी इच्छा है तो आप रख लीजिए। चलिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर जैसे ही रखा तो ये हो जाएगा 5/4 माइनस 1 प्लस y माइनस 2 बराबर 2। ये हो जाएगा 5/3, यहाँ पे यहीं से आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, y माइनस 2 बराबर 2 माइनस की 5/3। ये हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 5/3 मतलब ये भी हो गया 1/3, है ना। तो y माइनस 2 बराबर 1/3, तो y माइनस 2 बराबर 3, तो y बराबर हो जाएगा बच्चों 5। इस तरह अतः समीकरण के अभिष्ट हल क्या है, अतः समीकरण के अभिष्ट हल x बराबर 4 तथा y बराबर 5। ये इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्व होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के का में जो अथवा में क्वेश्चन दिया गया उसकी। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 के का में जो अथवा वाला प्रश्न है उसमें दिया गया है कि शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल दी है 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किसी बिंदु से धारा की दिशा में 32 किलोमीटर जाने में लगे समय से धारा के विपरीत लौटने में 1 घंटा अधिक समय लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, धारा की चाल पूछी गई है हमसे, तो मैं करता हूँ धारा की चाल मान लेते हैं। ठीक है, माना धारा की चाल कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। तब एक चीज और है कि धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, 24 प्लस x किलोमीटर पर आवर, है ना। धारा की विपरीत दिशा में चाल हो जाएगी 24 माइनस x किलोमीटर पर आवर। अब बात प्रश्नानुसार,
प्रश्न में ये कहा गया है कि 32 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने पर तथा 32 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाने पर जो समय लगता है उसका अंतर है 1 घंटा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 32 बटे धारा की विपरीत दिशा में ज़्यादा समय लगता है तो 24 माइनस एक्स, और माइनस का हो जाएगा 32 बटे 24 प्लस एक्स। ठीक है, ये वाला जो समय है वो कम है और ये वाला समय है वो ज़्यादा है, क्योंकि धारा की विपरीत दिशा में नाव स्लो चल पाती है। और इसका जो आंसर आने वाला है वो 1 घंटा आएगा, ये सवाल में कहा गया है। तो यहाँ से क्या करना है बच्चों, ये 32 तो कॉमन आ जाएगा बाहर, ये 24 प्लस एक्स हो जाएगा, और नीचे देखिए 24 माइनस एक्स और 24 प्लस एक्स। इस तरह से माइनस में क्या आने वाला है 24, और ये प्लस का हो जाएगा x बराबर 1, यानी इसके चिन्ह बदल जाएंगे क्योंकि आगे चिन्ह माइनस का लगा हुआ है ना, इसलिए ये 24 से 24 कैंसिल हो गया, ये बचा मेरे पास 32 गुणा 2x बराबर, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 24 का गुणा 24 में करेंगे तो 576 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ये इधर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 64 एक्स माइनस का हो जाएगा 576 बराबर 0, है ना। त्रिपदी को घटा के लाना है, त्रिपदी को घटा के लाने का मतलब है 576 को कैसे लिखा जाएगा, अभी मैंने लिखा था ना 24 को लिखा जाएगा ये, और ये और आ जाएगा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 576 लिखे हुए गुणन ढूंढने हैं मेरे को, घटा के लाने हैं। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 3 72, 72 माइनस 8, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 72 एक्स माइनस के 8 एक्स माइनस के 576 बराबर 0, ये हो जाएगा एक्स कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो क्या बचेगा एक्स प्लस 72, यहाँ से माइनस का 8 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस के 72 ही बचेगा, तो x प्लस 72 और अगले ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 8 बराबर 0, ठीक है। तो देखिए चाल कभी ऋणात्मक तो होती नहीं है, तो इस ब्रैकेट को लेने की ज़रूरत नहीं है, तो x बराबर क्या आने वाला है x माइनस 8 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 8। जैसे ही x बराबर 8 आ गया तो मैं लिख सकता हूँ कि अतः धारा की चाल कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये हो गई धारा की चाल। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के खा की, जिसमें ऊंचाई दूरी का सवाल दिया गया है, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए 7वें के खा में कहा गया है कि क्षैतिज तल पर स्थित ओ बिंदु से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। देखिए ये पॉइंट मान लेते हैं ये ओ है, इसी तल पर खड़ी एक मीनार है ये वाली, कुछ इस प्रकार मान लेते हैं कि ए बी मीनार है ना। यहाँ से इसका जो उन्नयन कोण है ये वाला 30 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या कहा कि मीनार की ओर 80 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। वो यहाँ से इधर की ओर 80 मीटर चला, और मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर आ गया, सी पर आ गया, और यहाँ पर जो इसका उन्नयन कोण है ना ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये 80 मीटर है, और मेरे से पूछो, और ये मान लेते हैं ये ऊंचाई h है, तो मीनार की ऊंचाई पूछी गई है। चलिए ये तो चित्र बन गया है, तो मैं लिख लेता हूँ माना मीनार ए बी की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। तथा BC बराबर लिख लेता हूँ x मीटर। तब समकोण त्रिभुज ABO में
tan 30 डिग्री बराबर h बटे, इसको मैंने मान लिया था ना x, ऊपर लिख दिया है, तो ये क्या 80 प्लस x, तो ये हो जाएगा 1/√3 बराबर h बटे 80 प्लस x, या यहाँ से हो जाएगा 80 प्लस x बराबर h√3, या x बराबर हो जाएगा h√3 माइनस 80 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। तथा या पुनः लिख देता हूँ, पुनः समकोण त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा h बटे x, है ना। तो ये हो जाएगा √3 बराबर h/x, या यहाँ से हो जाएगा x बराबर h/√3। ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो समीकरण 1 व 2 से x के जो मान है वो तो बराबर होने चाहिए, ठीक है, तो बराबर कर देते हैं। h√3 माइनस 80 डिग्री बराबर h√3, ये वाला इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, ठीक है। तो ये क्या बचा, h√3 माइनस h बटे √3 बराबर 80 डिग्री, है ना। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये हो जाएगा 3h माइनस h बराबर पूरे के बटे √3 हो जाएगा, तो इसके बटे हो जाएगा √3 बराबर 80 डिग्री, है ना। तो अगली स्टेप में क्या आने वाला है, ये हो जाएगा 2h, 3h में से 1h गया तो ये हो गया 2h, ये हो जाएगा 80√3, तो h बराबर कितना आ जाएगा 80√3 बटे 2, तो ये हो जाएगा 40√3 मीटर। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, अतः मीनार की ऊंचाई कितनी है, 40√3 मीटर है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 का खा भी सॉल्व होता है। देखिए इसमें सबसे नीचे वाली जो लाइन लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि अतः मीनार की ऊंचाई 40√3 मीटर है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले 7 के गा की। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 का गा नहीं है, क्वेश्चन नंबर 7 खा और ये है अथवा वाला, है ना, अथवा वाला। बच्चों ये चीज़ और कंफर्म कर देना चाहता हूँ आपको कि जो प्रश्न अथवा में दिए गए हैं उनको, उनके दोनों के उत्तर नहीं आपको देने हैं। जब भी बात अथवा की आती है तो आपको अथवा से पहले वाला हल करना है या अथवा के बाद वाला, दोनों में से कोई एक हल करना है, ठीक है। अगर आप दोनों हल करते हैं तो भी आपका समय बर्बाद हो जाएगा, दोनों प्रश्नों के नंबर नहीं आपकी कॉपी में ऐड किए जाएंगे। तो आप कोशिश करिए कि ऐसी गलती ना करें आप। अगर आपने पहला आपको सरल लगता है आप उसे पहला लगाइए, नंबर पूरा मिलेगा आपको। अगर आपको लगता है अथवा के बाद वाला आपको सरल लगता है, आप लगा सकते हैं, तो आप अथवा के बाद वाला लगाइए, ठीक है। यानी कि ऑप्शन दिया जाता है आपको अथवा में कि या तो आप अथवा के पहले वाला लगाएं या तो आप अथवा के बाद वाला लगाएं। चलिए बात करते हैं इसमें जो अथवा वाला है वो। देखिए मैं अभी वीडियो में आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो मैं इसलिए लगवा रहा हूँ कि पेपर में किस प्रकार का सवाल आएगा ये किसी को नहीं पता होता है। फिलहाल सवाल यही आने वाले हैं, इसी टाइप के आने वाले हैं, तो मैं बराबर सारे क्वेश्चन लगवा के आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, लेकिन इतना ध्यान रखिए अथवा के दोनों प्रश्न नहीं लगाने हैं, ठीक है। अथवा से पहले वाला लगाना है या अथवा के बाद वाला। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 खा का अथवा वाला। इसमें कहा गया है एक वायुयान जमीन पर, है ना, एक वायुयान के बारे में कहा गया है। एक वायुयान जमीन पर स्थित किसी बिंदु ए से उन्नयन कोण 60 अंश है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कोई बिंदु है ए और यहाँ कहीं हवाई जहाज है। चलिए यहाँ कहीं नहीं, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, ऐसे कहीं यहाँ पे हवाई जहाज है। ये जो इसका उन्नयन कोण है ये वाला 60 डिग्री है। तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा खींच लेता हूँ ऊंचाई के बारे में, ठीक है, ये ऐसे। उसके बाद उसने क्या कहा, 15 सेकंड उड़ने के बाद उन्नयन कोण बदलकर 30 अंश हो जाता है। बच्चों देखिए हवाई जहाज यहाँ पे है, अगर वो इधर उड़ता तो उन्नयन कोण और बढ़ता, 60 से 70 होता, 80 होता, 90 होता, मगर ऐसा नहीं है। जहाज इधर की ओर उड़ रहा है ऐसे, इस डायरेक्शन में, है ना, ऐसे,
और वो 15 सेकंड तक उड़ा, और मान लेते हैं मैं पहले यहाँ पे था ऊपर, अब वो पहुंच गया है पी पर। यहाँ से कुछ इस प्रकार ये लंबाई खींच दी हमने, ठीक है। और उसने अब क्या कहा, 15 सेकंड उड़ने के पश्चात उन्नयन कोण बदलकर 30 अंश हो जाता है। मतलब अब ये जो एंगल है ना, यहाँ से ये हो गया है 30 डिग्री, है ना, कुछ इस प्रकार। यदि वायुयान 1500 मीटर की एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ रहा है, देखिए ये दिया गया है सवाल में, क्या दिया है कि वायुयान की ऊंचाई दी गई है 1500√3 मीटर, ये वाली ये दी गई है 1500√3 मीटर। देखिए ये वाली है तो ये वाली भी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ पॉइंट है मेरा बी और ये है सी, ठीक है। ये ऊंचाई दी गई है और मेरे को देखिए एक चीज़ और नहीं दी गई है अभी, ना तो ये दी गई है ना ये दिया गया है। अब इसमें क्या करें, हम दोनों को निकालना पड़ेगा। पहले तो देखिए उसमें मेरे से पूछा क्या गया है, उड़ रहा है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करनी है कि वो कितने किलोमीटर पर घंटा जा सकता है। तो देखिए वो यहाँ से यहाँ तक चला, यही दूरी चलने का मेरे पास समय दिया गया है, यहाँ तक का समय नहीं ज्ञात है। जैसे ही मुझे ये दूरी ज्ञात होती है तो मैं घंटे में चाल उसकी निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने लिख लिया यहाँ पे, माना ये x है और ये y है। माना कि AB बराबर y तथा BC बराबर x मीटर है ना, मीटर है। तब समकोण त्रिभुज OAB में क्या होने वाला है, tan 60 डिग्री बराबर OB बटे AB, है ना, OB बटे AB। तो tan 60 का मान हो गया √3 बराबर OB का मान हो गया है 1500√3 बटे AB मतलब y। तो यहाँ से y बराबर कितना हो गया, 1500√3 बटे √3 से √3 कट गया, मतलब y बराबर हो गया है 1500 मीटर, ठीक है। अगली बात पुनः लगेंगे हम लोग अगले वाले त्रिभुज में। पुनः समकोण त्रिभुज कौन सा है, PCA या PAC में क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, PC बटे BC, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि OB बराबर PC बराबर 1500√3 मीटर, दोनों ऊंचाइयाँ ही हैं, ठीक है। तो ये हो गया 1/√3 बराबर PC का मतलब फिर वही बात 1500√3 BC का बच्चों x प्लस वाई। BC को क्या लिखा जाएगा, x प्लस वाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 4500 और x का y का मान मैं पहले से ही निकाल चुका हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4 5 4500 माइनस के 1500, y1 का यूज किया है ना, y का मान यूज किया। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 3000 मीटर। तब वायुयान की चाल कितनी हो जाएगी, 3000 मीटर बटे 15 सेकेंड। तो 15 दूनी 30 मतलब 200 मीटर प्रति सेकेंड। कितना आ गया, 200 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में चाल हमसे पूछी गई है,
तो किलोमीटर पर घंटा में क्या होता है कि 18/5 से गुणा कर देना होता है। तो 200 गुणे 18/5, ये क्या हो गया अब किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5 चौकू 20, तो 18 चौकू 72, मतलब 720 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर आ गया, 720 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लिख देंगे अतः वायुयान की चाल, अतः वायुयान की चाल 720 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलिए बच्चों, इस तरह हमारा सेट पूरा सॉल्व होता है। अब कल बात करेंगे हम लोग अगले सेट की, सेट नंबर 2 HL की। ठीक है बच्चों, और एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, यदि ये सीरीज आपको पसंद आ रही है बच्चों, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अगला वीडियो जैसे ही अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत मिल जाएगा। चलिए बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।